सभी भाई बहनों को अनुसर का नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सब लोग? एकदम बढ़िया। सभी कैसे हैं? एक बार नमस्कार सभी को, सादर नमन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है भैया? समर जी, अनमोल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एकदम फटाफट। माया कुमारी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को सादर नमस्कार। चलिए शुरुआत होगी आज हमारे एक पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी, नाम पूछने की जरूरत नहीं, नाम हमेशा मैं लिख देता हूँ। नाम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अनमोल, मैं ठीक हूँ एकदम। तुम्हारा प्यार है मेरे साथ में, तुम लोगों का सहयोग है मेरे साथ में। तो यही सहयोग अगर बना रहेगा ना, तो फिर हम उस बुलंदी को जरूर छुएंगे जिसको छूना चाहते हैं। जिसके लिए आप हमसे जुड़े हैं वो तमन्ना भी पूरी करूंगा। वक्त आने दो, हर हसरतें तुम्हारी मैं ही पूरी करूंगा। बनूंगा माध्यम जरूर, पर ईश्वर आपके लिए ये जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा करेगा 100%। माध्यम मात्र मैं हूं, मात्र, और कुछ नहीं हूं। चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग आज एक टॉपिक उठाए हुए हैं, और टॉपिक हम लोगों का है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हम लोग केमिस्ट्री इन सर्विस टू मैनकाइंड के नाम से भी इसे पढ़ते हैं। तो मैंने दोनों नाम इसके लिख दिए हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं। एक तो बहुत, वैसे तो एनसीईआरटी पूरी दे ही रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको पॉलीमर्स भी इसी में थोड़ा डिस्कशन आपसे कर लूंगा अनुराधा जी। पॉलीमर्स भी डिस्कशन कर लूंगा, मतलब केमिस्ट्री इन सर्विस टू मैन काइंड में पॉलीमर भी आ जाते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसमें यहाँ पर पॉलीमर भी जोड़ देता हूँ, है ना। एंड पॉलीमराइजेशन, मतलब कहीं आपको शक ना हो जाए, तो इसे मैं लगभग 2 दिन के अंदर समाप्त कर दूंगा। तो ये चीज इसमें जोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे होगा कि इसके भी क्वेश्चन साथ ही साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन टाइप का ही कराऊंगा, आप ये मान के चलिए कि यहाँ ये नहीं कि पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ चलूंगा तो आपके साथ ही। देखिए कहते क्या है कि सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए पॉलीमर्स होते क्या है। वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर एक्चुअली में क्या होते हैं? ये मोनोमर का कॉम्बिनेशन है। पॉलीमर्स एक्चुअल में है क्या? पॉलीमर्स जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स यानी मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो मैंने एक ही वर्ड देता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ द मोनोमर्स होते हैं। तो मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा कि कॉम्बिनेशन है किसका? कॉम्बिनेशन है मोनोमर्स का। तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, मैं लिख देता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बाकी डिटेल में टाइम खराब नहीं करना है। तो अब उसी में आपने सुना होगा कि भाई ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो नंबर वन, ओरिजिन के हिसाब से नंबर वन को देखता हूं, ओरिजिन। अगर ओरिजिन के हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, तो फिर आपने देखे होंगे नेचुरल हो सकता है नंबर वन। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भैया नेचुरल हो सकते हैं। अब नेचुरल में आपको सेलुलोज पता है, स्टार्च पता है, न्यूक्लिक एसिड पता है, प्रोटीन पता है। नगेंद्र कुमार प्रजापति, अनुराधा द्विवेदी, समझ में आपको आ रहा है। इसके बाद सिंथेटिक हो सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब हुआ जो 100% मैन मेड हो जाए, मतलब फैक्ट्री में बनाए जाए, जैसे पीबीसी हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो सेलुलोज का लिख सकते हो, सेलुलोज का लिख सकते हो, यहाँ पर स्टार्च का लिख सकते हो, यहाँ पर प्रोटीन लिख सकते हो। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रोटीन लिख सकते हो, एंड सो ऑन। डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल सब लिखे जा सकते हैं। सिंथेटिक में चले आओ तो सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपने नोट किया होगा कि बड़ा फेमस पॉलीमर्स हैं कौन कौन से। जैसे पीबीसी का नाम बड़ा फेमस है ना। इसी तरीके से आपने पॉलीथीन का नाम फेमस है, टेफ्लॉन फेमस है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ मैं आपको याद दिलाता चल रहा हूँ। बढ़िया सा रिवीजन, आपका एक मस्त सा रिवीजन करा दूंगा, और आपको परमानेंट अभी। और एक होते सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब हो जाता है कि वो पॉलीमर होते हैं सेमी सिंथेटिक, जो मतलब जिनमें नेचुरल भी हो और साथ में सिंथेटिक चीजें भी मिली हो, वो कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं नाइट्रो सेलुलोज ले लेता हूं, नाइट्रो सेल्यूलोज ले लेता हूं।
है ना। सेलुलोज एसीटेट भी ले सकते हो आप, तो सेलुलोज एसीटेट भी इसी का एग्जाम्पल माना जाता है। गन कॉटन में नाइट्रोसेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। मेरी वॉइस आ रही है, शायद आपको समझ में जरूर आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो जरूर बताइएगा। तो ओरिजिन के हिसाब से हमने ये काउंट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहोगे तो उनके कंपाउंड के हिसाब से भी देखो, है ना। सेकंड पॉइंट अगर आप कहो कि तो सर उनका जो कंपोजिशन है उनमें कौन कौन से कंपाउंड है, तो यहाँ पर कंपोजिशन के हिसाब से भी अगर आप देखना चाहो तो कंपोजिशन के हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक कोपॉलीमर होते हैं, एक होमोपॉलीमर होते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, एक होमोपॉलीमर हो जाते हैं और एक आपके हो जाते हैं कोपॉलीमर। तो होमो का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ द सेम, यानी कि सेम मोनोमर यूनिट होगी, सेम मोनोमर यूनिट होगी। मोनोमर समझ में भी आ रहा है, मोनोमर लुबना सेम मोनोमर यूनिट होगी। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये होमोपॉलीमर है। और कोपॉलीमर का मतलब हुआ जिसमें डिफरेंट पॉलीमर्स यूनिट यानी मोनोमर यूनिट डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर का मतलब आप समझ चुके होंगे ना। कोपॉलीमर का मतलब हो गया डिफरेंट मोनोमर यूनिट। यहाँ पर मैं डिफरेंट मोनोमर, समझ में आ रहा है ना, मोनोमर यूनिट में लिख देता हूँ। हाँ हूँ कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके बाद अगर मैं इनके जैसे प्रिपरेशन के हिसाब, सिंथेसिस के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ, तो सिंथेसिस के हिसाब से भी बेचारे देखो मैं कितने ढंग से और शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका नुकसान ना होने पाए, किसी तरीके से समय भी बचे और आपको मैं याद भी दिला पाऊँ। मैं टीचर क्या होता है, टीचर तो वही है ना जो सिर्फ आपकी बातों को एक आप तक पहुंचा दे। वही बातें हैं अजीब, मतलब एक ऐसे ढंग से कह दे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और कोई खास बात टीचर नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक एडिशन पॉलीमर होता है, एडिशन पॉलीमर होता है, एडिशन पॉलीमर होता है, और दूसरा हो जाता है यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर को अगर आप नोट कर पाओगे तो ये एडिशन का मतलब होता है एडिशन होगा मोनोमर यूनिट का, यानी कि एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट हो जाता है। एग्जाम्पल आगे बताऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं कंडेंसेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल तो मिलेगा लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने के साथ। तो यानी कि पॉलीमर फॉर्म्ड, पॉलीमर्स पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ simple simple units simple units like कौन कौन मिल सकता है, जैसे कि वाटर निकल सकता है, अमोनिया निकल सकती है, इथेनॉल निकल सकता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हो सकते हैं। ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। अब बाकी क्लासिफिकेशन बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जो चीजें टिपिकल हैं उनको मैं डिस्कशन करूंगा, केवल सिंपल नहीं करूंगा, नाम बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से पॉलीथीन पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं। पॉलीथीन सभी जानते हैं कि पॉलीथीन जो होती है वो एक एडिशन पॉलीमर होता है, और ये दो तरीके की होती है, एक लो डेंसिटी होती है, एक हाई डेंसिटी, एक एलडीपी होती है और एक एचडीपी होती है। तो यहाँ पर एलडीपी लिख देता हूँ और यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिख देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जो हाई डेंसिटी होती है उसमें एक कैटालिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट का नाम याद रखिएगा, जिगलर नाटा कैटालिस्ट का नाम ध्यान दीजिएगा। ये पूछा भी जाता है, पूछ ले कोई क्या होता है, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, यानी कि ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और साथ में होता है TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का ये मिक्सचर होता है। और जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में सेम होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम पास कर देते हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत खास बात नहीं है। यहाँ पर खास बात है रिएक्शन दोनों में सेम होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, इसको पॉलीमेराइज कराया जाता है। जैसे इसे पॉलीमेराइज कराओगे तो यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरीके से मिल जाता है। ये सब आपको जानकारी में है, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा इसको जानने की। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोपाइन भी बना सकते हो एंड सो ऑन। तो इनकी
क्योंकि ये जानकारी जनरल है तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। इसी तरीके से मैं एक जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहा हूँ जिसका नाम है टेरिलीन। जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं पर नजर डालूंगा मैं। इनका नाम है टेरिलीन। तो ये टेरिलीन कैसे होता है, टेरिलीन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो चीज आपको बताने की। यहाँ पर इन्हें हम डेक्रोन के नाम से भी, टेरिलीन को एक नाम और दिया गया है डेक्रोन, डेक्रोन भी नाम दिया गया। तो ये डेक्रोन जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में आता है। ये आपका एक्चुअली में मिलता कैसे है वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। देखो, टेरिलीन बनाने के लिए आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड लिया जाता है। तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड कैसे लिखेंगे, तो ये टेरिथैलिक एसिड जो है वो ये होता है, ये हो गया आपका टेरिथैलिक एसिड। ये हो गया टेरिथैलिक एसिड, एकदम आमने सामने COOH लिखा हो जाना चाहिए। और इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, ये OH हो गया, और ये यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, ये OH हो गया। दोनों के N मॉलिक्यूल आप लेकर के कंडेंस करा दो। जैसे दोनों के N मॉलिक्यूल लेकर के आप कंडेंस कराओगे, ये क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। यानी कि हम लोग अगर देखें तो इसके वाटर को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ये वाला H2O निकाल देंगे, तो -NH2O ही निकलेगा। तो प्रोडक्ट आपका फिर क्या बनना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट फिर ये बनना चाहिए, ये हो जाएगा, बीच में रिंग बन जाएगा बेंजीन का, है ना, ये बेंजीन का रिंग बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CO, और आगे हो जाएगा O, फिर CH2, फिर आपका CH2, और फिर आपका O, और लास्ट में इस तरीके की कंडीशन, यानी होल N यहाँ पर बना देंगे। तो समझ में शायद आ रहा होगा, इसको हम लोग टेरिलीन या डेक्रोन के नाम से जानते हैं। और इसका क्लोथ में, यानी टेरिकाट के कपड़े आपने सुना होगा, फाइबर, स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं बहुत, बनाने में काम इसका लिया जाता है। तो टेरिलीन हो गया। अगर मैं ग्लिप्टल ले लेता हूं तो मैं इसे ग्लिप्टल को हम मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में इसमें टेरिथैलिक एसिड की जगह केवल थैलिक एसिड ही प्रयोग करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो इस रिएक्शन को तो आप खुद कर लीजिएगा। ये मैंने इस तरीके का ले लिया, यहाँ पर OH बना देता हूँ, और यहाँ पर भी आपका C, और ये OH इधर बना दूंगा, डबल बॉन्ड O ऐसे बना लो। तो एक काम ये करो, इधर भी इसी कंडीशन में बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि इधर भी आप C डबल बॉन्ड O बना लो, इधर आप OH लगा लो, और ये बेंजीन हो गया। इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा लोगे ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा लेना, और सिंपल तरीके से आप जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ कैटालिस्ट कुछ नहीं लेते हैं, यहाँ पर केवल आप हीट करेंगे, है हीट करेंगे, और वीक बेस अगर चाहो तो कैटालिस्ट ले सकते हो, वीक बेस, यानी वीक बेस ले सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हीट करोगे, और यहाँ पर मेनली वही है, हीट करना है, और वीक बेस की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करा देनी है। एक तो ये पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है बस वही रिवाइज कराऊंगा, समय नहीं मेरे पास में, बस मेरे पास का मतलब आप लोगों के लिए कि पता लगा टाइम खराब करूं, क्वेश्चन भी कराने रहते हैं ना। नाइलॉन, एक नाइलॉन जो होता है वो 6 होता है, नाइलॉन 6 जो होता है वो एक्चुअली में इसे हम लोग परलॉन के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और भी परलॉन, कहीं भूल जाओ, यहाँ पर परलॉन L के नाम से भी जाना जाता है। और ये होता क्या है, जैसे मैं आपसे कहने की कोशिश करूं कि यहाँ पर एक NH होता है, एक NH, बाकी कार्बन लगे होंगे। देखो ये CH2 हो गया, फिर एक आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पर CH2 हो गया, फिर यहाँ पर आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पर आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पर CH2 हो गया। तो 1 2 4 5, ठीक है, और एक यहाँ पर CO हो जाता है। तो इस तरीके से कंडीशन हो गई। इसे आपको हीट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसे हीट करोगे चेन ओपन हो जाएगी, है ना, चेन ओपन हो जाएगी। तो ओपन चेन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर चेन ओपन कर लीजिए, ये हो गया आपका CH2 का होल 5 हो गया, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O हो गया। और इस तरीके से अब आपको टोटल 6 कार्बन दिखाई देंगे। तो इसलिए इसे नाइलॉन, मतलब न्यूयॉर्क और लंदन के जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको नाइलॉन 6 के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है नाइलॉन 6,6, तो इसमें दो चीजें हो जाती हैं। नाइलॉन 6,6 में क्या हो जाता है, उसकी यूनिट मोनोमर, इसे हम लोग कैप्रोलैक्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जो यूनिट अगर पूछी जाए तो यहाँ पर आपका कैप्रोलैक्टम हो जाता है। तो कैप्रोलैक्टम
का नाम भी आप बड़ा इजी वे में याद रखिएगा कि कैप्रोलैक्टम क्या चीज होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में चले आइए। जरा कॉल कर रहे हैं कोई लोग, बार बार समझ नहीं पा रहा। चलिए, कैप्रोलैक्टम का नाम ध्यान दीजिएगा। अब एक कंपाउंड है आपका नाइलॉन, नाइलॉन 6,6। ये नाइलॉन 6,6 एक्चुअल में क्या होता है, ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन से मिलकर के बना होता है। तो मैं यहाँ पर भी बात करूंगा कि आपसे मैं बना देता हूँ। ये मैंने OH लगाया, ये C डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पर मैंने CH2 का होल 4 लगाया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैंने OH लगाया। इसको मैं एडिपिक एसिड का नाम देता हूँ, एडिपिक एसिड का नाम देता हूँ। ठीक है, एडिपिक एसिड मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन को यूज करता हूँ। हेक्सामिथाइलिन लिया मैंने और डाइएमीन लिया। तो अब होता क्या है, यहाँ पर H ऐसे लिखो, H ऐसे, यहाँ पर भी वही कंडीशन में लिखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी H यहाँ पर लेता हूँ और H यहाँ पर, यहाँ से वाटर निकाल दूंगा। इसके भी N मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, इसके भी N मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, और कंबाइन करने के बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ रेडी हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको पता है, वाटर निकल गया तो C डबल बॉन्ड O हो गया, ये सिंपल हो गया। यहाँ पर आपका CH2 का होल 4 हो गया, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, ये आपका NH, इसे एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड बनता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर होल 6 और ये आपका N और ये H हो गया, इस तरीके से होल N। इसे हम लोग नाइलॉन 6 के नाम 6,6 के नाम से जानते हैं, क्योंकि कार्बन की यूनिट जो होती है 2 बार, देखो 4 2 6 ये हो गया, और अगर मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको तो 6 ये हो गया, 6 कार्बन की यूनिट इसमें बार बार रिपीट करती है, इसीलिए ये जो है हम लोग इसे नाइलॉन 6 का नाम देते हैं। एक न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट थे, दोनों ने इसको डिस्कवर किया था। एक तो ये ध्यान दीजिएगा, और दूसरा एक और एग्जांपल है नाइलॉन 610 भी याद रखिएगा। नाइलॉन 6 और 10 क्या होता है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। नाइलॉन 6 और 10 में डिफरेंस है कि एक तो आप यहाँ पर जो है वो सिबैसिक एसिड यूज करेंगे, सिबैसिक एसिड यूज करेंगे। कौन सा एसिड? सिबैसिक एसिड यूज करेंगे। तो उसमें सिबैसिक एसिड में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, नाइलॉन यानी कि ये तो आप हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन ही लेंगे, यहाँ पर 8 कर देना, बस यहाँ पर 8 कर देना, सिबैसिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर 8 कर देना, सिबैसिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, उसको यूज कर लीजिएगा तो आपका नाइलॉन 610 भी बन जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से एक कंपाउंड है, इसका नाम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे बेकेलाइट के नाम से भी जानते हैं आप, बेकेलाइट के नाम से भी जानते हैं। मैं मेन कंपोनेंट बता रहा हूँ, बाकी कंपोनेंट आप पढ़िएगा, है ना। ये कैसे बनता है, इसकी यूनिट आपको ध्यान देनी चाहिए। बेकेलाइट जो होता है फिनॉल, इसकी जो मोनोमर होती है, मोनोमर जो है वो कौन होता है, मोनोमर आपका होता है फिनॉल। एक तो आप फिनॉल ले लीजिए, और फिनॉल के साथ में दूसरा आप इसमें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ले लीजिए, ये दोनों होती है। अब इनकी डायरेक्ट ही बना दे रहा हूँ सिंपल, अगर दोनों N मॉलिक्यूल लेकर के कंबाइन करेंगे दोनों तो ये बनते चले जाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर मैं एक रिंग ये बना दूंगा, ये हो गया आपका OH, और यहाँ पर से चलेगा CH2, फिर यहाँ से चलेगा आपका OH, और यहाँ चलेगा CH2, है ना। मैं ऐसे करके जोड़े दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, फिर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, ये आपका OH आ गया, फिर आगे कंटिन्यू यूँ हो जाएगा। फिर यहीं से जोड़ दीजिएगा एक CH2, फिर उल्टा रिंग बना देना इस तरीके से, और नीचे OH लटका देना आप ऐसे करके OH, और बॉन्ड इसी के बगल से लेना, वहां से नहीं लेना, यहाँ से लेना। बहुत सारी किताबों में गलत छपा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, किताबों की गलती आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम OH, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन से ही जुड़ना है, यहाँ पर आप CH2 जोड़ लीजिएगा, ये OH हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे करके CH2 जोड़ लेना, फिर आप ये मान के चलो ये कंडीशन यहाँ हो जाएगी, ऐसे करके ये OH हो गया, और यहाँ पर आप CH2 ले लीजिए, और ये कंडीशन तैयार कर ली। इसी को हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, इसीलिए थोड़ा सा ये हार्ड भी होता है, हार्ड भी होता है। आपने देखा हो इलेक्ट्रिकल स्विचेस और सो ऑन इसी से ही बनते हैं। इसके बाद आपने एक सुना होगा मेलामाइन का नाम भी बड़ा फेमस है।
मेलामाइन का नाम भी बड़ा फेमस है। मेन मैं सब बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेलामाइन का मतलब है भाई मैंने ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर एन अल्टरनेट एन लगाने हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप एन लगा लीजिए और ये सब कंप्लीट कर दिए, बॉन्ड अल्टरनेट बना लीजिए। सोचिए मत, जहाँ जहाँ जगह छूट जाए वहाँ NH2 लगा दो आप। इस तरीके से NH2, इसे मेलामाइन बोलते हैं। और ये मेलामाइन जो होता है बहुत हार्ड होता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में काम आता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ट्रीटमेंट करा दो, कुछ नहीं करना है आपको, वही यहाँ पर N बना दो इस तरीके से। फिर यहाँ पर अल्टरनेट आप N बना लो, यहाँ पर भी N बना लो, इस ये कंडीशन बना दो ऐसे करके, ये कंडीशन बनाओ आप ऐसे करके। और उसके बाद जो है वही आगे यहीं से ही फॉर्मेल्डिहाइड H2O निकल जाएगा ना, तो यहाँ पर NH और CH2 बचेगा। यहाँ पर भी आप NHCH2 बचेगा, और यहाँ पर भी आपका NHCH2। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? CH2 बनेगा एंड सो ऑन, ये चेन ऐसे ही आगे चलती रहेगी। और इसी को हम लोग मेलामाइन के नाम से जानते हैं, मेलामाइन के नाम से जानते हैं। और मेलामाइन जो होता है वो बहुत ही मतलब ऐसे बोलें कि मेलामाइन एक बहुत अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, बात ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं, बाकी रिमेनिंग आप जैसे कि टेफ्लॉन है ना, PVC है, ये नॉर्मल वाले तो आप सिंपल वे में पढ़ सकते हो। सिंथेटिक रबर जरूर पढ़ लीजिएगा। रबर को अगर आप देखना चाहते हो तो एक स्टायरीन और पढ़ लो। स्टायरीन, चलो मैं 2-3 और बता देता हूँ, मुझे समझ में आ रहा, तो वो जितने मुझे याद आते जा रहे हैं मैं बताते जा रहा हूँ। एक तो स्टायरीन पढ़ लीजिए आप, स्टायरीन भी फेमस है और खूब आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टायरीन लिख दिया मैंने, STYREN, ये स्टायरीन हो गया। और स्टायरीन को लोग अगर चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग भावना, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर स्टायरीन को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड, ये मैंने स्टायरीन लिया ना तो इसी से मैं पॉलीस्टायरीन बना दूंगा। तो ये CH हो गया, स्टायरीन हो गया, इसके N मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसको मैं पॉलीमराइज करा देता हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से। तो यूं ही ये एडिशन पॉलीमर बना लेता है, आपको कुछ नहीं करना है। CH सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे सो ऑन कर देना है, आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसी को हम लोग पॉलिस्टरीन बोलते हैं। पॉलिस्टर कपड़ा आता है ना, टेरिकॉट एक पॉलिस्टर होता है, तो इसे पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन बोला जाता है। ध्यान दीजिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नेचुरल रबर को जरूर ध्यान दीजिएगा, नेचुरल रबर, और एक गूटा पर्चा है वो भी आता है। तो नेचुरल रबर का एक तो IUPAC नाम ध्यान रखना, नेचुरल रबर का जो है एक तो आप IUPAC नाम याद रखोगे ही रखोगे। क्या होता है नेचुरल रबर का IUPAC नाम? देखो यहाँ से निकाल लो, CH2 आइसोप्रीन बनाओ पहले, CH2C, यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड में CH2 कर देता हूँ। तो यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन लिख देता हूँ। डाइईन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसका मैं मतलब पॉलीमेराइज करा दूंगा इसे। अगर मैं पॉलीमेराइज करा देता हूँ तो फिर आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा। तो सिंपल कंडीशन ये बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और बीच में आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। और यहाँ पर आपका जो है वो, सॉरी यहाँ पर C था ना तो मैं CH बना दिया, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर C बना लीजिए और नीचे लटका दीजिए यहाँ पर CH3। ये आपका हो जाता है नेचुरल रबर। ये क्या हो जाती है? नेचुरल रबर के नाम से जानी जाती है, नेचुरल रबर के नाम से भावना जानी जाती है। भावना पे आजकल बहुत मेहनत पड़ रही, मैं जानता हूँ। इसी तरीके से अगर सिंथेटिक रबर की मैं बात करता हूँ, तो सिंथेटिक रबर की जो मोनोमर होती है वो क्लोरोप्रीन होती है। बस अंतर यहाँ Cl लग जाएगा, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH2, यहाँ पर C और यहाँ पर Cl लगा दीजिएगा। बाकी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग
सिंथेटिक रबर के नाम से जानते हैं। इसकी मोनोमर जो होती है वो क्लोरोप्रीन होती है, आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं गूटा पर्चा की बात करता हूं तो यहाँ पहले ध्यान दो, ये मैंने बनाया CH2, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसे उल्टा लिखने की कोशिश करूंगा। ऐसे करके लिख देता हूँ CH2, डबल बॉन्ड लिया, C लिया, यहाँ पर मैं CH3 लगा दे रहा हूँ, फिर सिंगल बॉन्ड लिया, फिर मैंने C लिखा, CH लिखा, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आगे मिथाइल आपने देखा होगा, देखो मोनोमर देखो पहले, आपको समझ में आ जाएगा। ये मोनोमर बनी हुई है इस तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ एक CH2 जोड़ना है, और वो CH2 आपको उल्टी दिशा में जोड़ देना है, उल्टी दिशा में जोड़ देना। बाकी आप परेशान नहीं होइएगा कि कहाँ जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। और चाहो तो आप उसको किताब से कंफर्म भी कर लेना, किताब से आप कंफर्म कर लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे अब यहाँ मैंने CH लिखा, तो अब क्या करूं, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे करके CH2 कर दूं और यहाँ पर H लगा दूं। तो ये देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये इस तरीके से यहाँ पर ये सेम हो गए ना, सेम हो गए, और ये यहाँ पर सेम। तो इस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, इसको अपोजिट बनाना पड़ेगा, अपोजिट बनाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो यानी कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ मिटाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर H लगा देता हूँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 लगा देता हूँ। अब आप आराम से गूटा पर्चा यहाँ पर देख सकते हैं। और ये गूटा पर्चा जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और अधिकतर पेपर जो बहुत थिन लेयर के कंपाउंड होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इसको आप वैसे भी देखा होगा आपने PGT एग्जामिनेशंस में, अधिकतर ये गूटा पर्चा आया भी है, 2-3 बार अगर आप देखोगे तो गूटा पर्चा आया हुआ है। इसलिए आप ध्यान दे करके पढ़िएगा इसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूं ही लाइट वेटेड में लेकर के चले जाएं, तो इस बात को ध्यान दो। भावना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भावना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी बताइएगा भावना। भावना बोलिए, कुछ पूछ रहा हूं आपसे, भावना बोले। चलो ठीक है, आपने हाँ बोल दिया तो मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। बस इसमें ये ध्यान देना कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे होने चाहिए थे। चलिए ठीक, थैंक यू। तो ये सिंथेटिक रबर के साथ में एक आपको गूटा पर्चा भी याद रखना है। मैंने बार बार बहुत बातें इसके बारे में बोल दी। गुट्टा भी बोलते हैं कुछ लोग, गुट्टा पर्चा बोलते हैं, गुट्टा पर्चा। ठीक है। अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में ये अगर पूछा जाए तो ये ट्रांसफॉर्म, ये पत्तियां होती हैं, बिल्कुल हल्की पेपर की तरह होती हैं, पेपर की तरह होती हैं। और ये एक्चुअली में जो डाइकोपिस गूटा एक प्लांट होता है, उसी के प्लांट से ही ये ऊपर की लेयर बहुत हल्की, और खिलौने बनाने में, गोल्फ की बॉल बनाने में, बॉल का कवर बनाने में, मतलब पर्चा का मतलब है कि बहुत लेयर, पतली थिन लेयर बनाने में इसका काम किया जाता है, इसीलिए इसको गूटा पर्चा कहा जाता है। और कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके बीच की एक डिस्टेंस निश्चित रहती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस नापोगे अगले वाले मिथाइल ग्रुप की, तो वो भाई अगला मिथाइल में, ये तो गूटा पर्चा की यूनिट हो गई, ये यूनिट कहलाएगी, ये यूनिट है। अब गूटा पर्चा अगर बनाना चाहोगे तो फिर भाई यहीं से तो बॉन्ड बनेगा। देखो, ये गूटा पर्चा नहीं, गूटा पर्चा की यूनिट है ये, है ना, ट्रांसफॉर्म है ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म, ऐसे कहो आप। अब गूटा पर्चा ही बनाना है तो आगे चलो, फिर ऐसे करके CH2 कर दो, इसको आप C कर दो, यहाँ पर आप मिथाइल लगा लो। मतलब आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये आगे भेजना पड़ेगा, तभी तो बनेगा ना। ये H बन गया नेचुरल रबर की तरह, ये CH2 हो गया, और ये ऐसे करके चलेगा। फिर आगे अगर आप जोड़ना चाहो तो फिर आगे आपको जोड़ना पड़ेगा, ये आपका CH2 हो गया, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जोड़ो, उल्ट थोड़ा क्रॉस में चलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा मुझे लगता है। ये ऐसे करके फिर यहाँ पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको CH2 जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर C, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर CH2 एंड सो ऑन। ऐसे करके चलाते रहोगे आराम से बन जाएगा, सिंपल, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप जरूर पढ़िएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्यूना S ब्यूना N रबर भी पढ़ लेना, ब्यूना S ब्यूना N रबर भी पढ़ लेना, ब्यूना S और एंड ब्यूना N दोनों, ब्यूना N। ठीक,
तो यहाँ पर एक्चुअली में ब्यूटाडाइन और सोडियम को मतलब ब्यूटाडाइन स्टाइरिन प्लस सोडियम, तो याद रखना ब्यूटाडाइन को यूज करते हैं, ब्यूटाडाइन प्लस सोडियम को यूज करते हैं, प्लस स्टाइरिन को यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्यूटाडाइन रखा गया, वो ब्यूनास रखा गया। यहाँ पर हम लोग ब्यूटाडाइन को यूज करते हैं, ब्यूटाडाइन को यूज करते हैं, प्लस सोडियम यूज करते हैं, और साथ में नाइट्राइल को यूज करते हैं, नाइट्राइल को यूज करते हैं, इसलिए ब्यूना एन नाम दिया गया है इसको, ठीक है। और इसमें अगर ब्यूटाडाइन का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ब्यूना एस अगर बनाना चाहो तो ब्यूटाडाइन जोड़ दो, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूटाडाइन हो गया, है ना। और ब्यूटाडाइन को अगर मैं कॉम्बिनेशन करा देता हूँ स्टाइरिन से, मैंने स्टाइरिन लिख दिया, आप समझदार हो, मैंने पूरी ओपन कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे पूरा पढ़ाया दे रहा हूँ। ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये इधर जाएगा, ये इधर का मतलब यहीं से जुड़ेगा, तो ये सोडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से बॉन्ड अगर आप चाहो तो इस तरीके से ट्रांसफर कर दो, यहाँ CH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। समझ में सबको आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आप CH ले लो, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 ले लो, एंड सो ऑन, ऐसे करके बीच में आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होके और नीचे बेंजीन लटका दो। इस तरीके का जो कंपाउंड आपके सामने बन के आया, इसको हम लोग ब्यूना एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूना एस बोला जाता है। ऐसे ब्यूना एन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूना एन भी बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब आपको क्या करना है, इसी के चलते हुए एक रबर पूछी गई है पेपर में जिसका नाम है थायोकोल, THIOKOL। बताएगा कोई व्हाट इज थायोकोल? थायोकोल जो रबर होती है वो क्या होती है? अगर कोई बता देगा तो मैं समझूंगा, नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हो। थायोकोल रबर क्या होती है बताएं? ये पॉलीमराइजेशन होता है किसी का, किसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसकी मोनोमर क्या होती है? तो थायोकोल की जो मोनोमर होती है वो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl होता है, यानी कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन होता है। साथ में लिया जाता है इसमें एक तो सोडियम पॉलीसल्फाइड लिया जाता है, सोडियम पॉलीसल्फाइड, दोनों को कंबाइन करा दीजिए तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S, फिर यहाँ पर CH2, ये बन जाता है। इसको हम लोग थायोकोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थायोकोल के नाम से जानते हैं। और अधिकतर ये जितने भी टैंक होते हैं हाउस के, मतलब जो पानी वानी भरने के टैंक होते हैं, इंजन के गैसकेट होते हैं, इस टाइप की चीजें बनाने में इसका यूज किया जाता है। जल्दी गलता नहीं, मतलब ये प्रेशर बढ़िया बना लेता है। इसी के बाद एक टर्म बल्कनाइजेशन याद रखना। बल्कनाइजेशन क्या है, पैन क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या है, एंड सो ऑन, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका भला हो जाएगा। नाम मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी मैं अपने पहुंच रहा हूँ ड्रग्स पर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो एक तो आप पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पैन पढ़ लेना, एक तो पैन जरूर पढ़िएगा, और दूसरा आप पम्मा जरूर पढ़िएगा। मैंने पीछे वीडियोस आप देखना, रिकॉर्डेड में पढ़ाया भी है। पम्मा पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट, और आपका पॉली इथाइल एक्राइलेट भी पढ़ लीजिएगा, इतनी चीजें जरूर पढ़िएगा तो आपको मान के चलिए से हम लोग अगर आप देखेंगे टेफ्लॉन के नाम से PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसे आप लोग टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, इसे भी आप याद एक बार NCERT उठाना, और ये सब चीजें आपको NCERT में आसानी से मिल जाएंगी, और एक बार उठा करके रिवाइज कर लेना तो ये चीजें आपको सिंपल वहां समझ में आ जाएंगी। भावना समझ में आई बात? नहीं भावना समझ में आई बात? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। यूजेस सबके लगभग कॉमन है, मेन जैसे यहाँ ब्यूना एस के पढ़ लेना, टेफ्लॉन के पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़िएगा। सीमा, यूजेस जो हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूजेस जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हो केवल इंपॉर्टेंट, बाकी लगभग यूजेस कॉमन रहते हैं। जैसे ब्यूना एस का अलग है, अभी मैंने बोल ही दिया, मेलामाइन का अलग है, बेकेलाइट का अलग है, तो पर्टिकुलर पढ़ने सब नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर पढ़ने सब नहीं पढ़ने हैं। चलिए, है ना, एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी है जिसका नाम है ड्रग्स। अब ड्रग्स में मैं मेन बात करूंगा
चलो हो जाएगा डाउनलोड, मैं देखता हूँ, चेक करवाऊंगा कि क्या दिक्कत है, लेकिन होगा, अगर नहीं होगा तो मैं भेजूंगा, बेफिक्र रहिए। फिलहाल होगा, आप टेंशन ना लें, मतलब जो है आपको ये पीडीएफ मिलेगी 100%। उसके बाद केमिकल्स इन मेडिसिन पे आइएगा, तो मैं आपसे बात करूंगा कि मेडिसिन्स एक्चुअली में वो क्या ड्रग होती हैं, ये चीज़ आप जानिए। मेडिसिन्स जो होती हैं वो ड्रग्स जो हमारी बायोलॉजिकल चीज़ों यानी कि हमारी डिजीज़ को डायग्नोज करती हैं और उन्हें सही करती हैं, वही ड्रग मेडिसिन बन जाती हैं। तो यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करे, उन्हें क्योर करे, उनको डायग्नोज करे, वो मेडिसिन कहलाती है। तो मेडिसिन्स आर दोज ड्रग्स विच क्योर आवर बॉडी एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, वही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी से ही पढ़ना, यानी क्लासिफिकेशन जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ना, बाकी मैं आपको डिटेल लेकर के चल रहा हूँ। क्लासिफिकेशन में बहुत खास बात है नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन। जैसे अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से देखोगे तो ये देखा जाता है कि कौन सी ड्रग की रेंज क्या है, उसको रेंज के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। जैसे एनाल्जेसिक का काम होता है पेन को कम करना, पेन किलिंग होती है। ऐसे ही अगर ड्रग के एक्शन पे देखो कौन सी दवाई कहाँ एक्ट कर रही है, तो उसके एक्शन पे हो जाती है। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो उसमें एक यूनिट ऐसी आएगी जो सभी में कॉमन होगी, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाता है। और एक होता है मॉलिक्यूलर टारगेट, कहाँ पर दवाई अपना टारगेट फिक्स करेगी, वो कहलाती है आपकी ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। तो ये क्लासिफिकेशन जितना भी है, ये मेरी सलाह है आपसे कि ये भी आप एनसीईआरटी की मदद से एक बार रीड कर लेना। बाकी आपके, मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। अब हम लोग सबसे पहले दवाइयों की, मेडिसिन की बात कर लेते हैं। एक टर्म है कीमोथेरेपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी होती क्या है? कौन ऐसा कैंडिडेट जो माइक ऑन करके मुझे बता सकता हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी, कौन बताएगा कीमोथेरेपी क्या होती है? बताइए भैया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या है? जी दिलीप पांडे जी बताएं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ दिलीप सर। बता, प्रणाम जी, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी सर जो किसी मेडिसिन का सर मेडिसिन के द्वारा जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी? सर मेडिसिन के द्वारा जो सर जो किसी मेडिसिन का आप अपना माइक ऑफ, थोड़ा माइक इको कर रहा है आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर मेडिसिन के द्वारा जो किसी डिजीज का सर ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ा माइक इको कर रहा है। गोपाल कुमार माइक ऑन का कर रहा था, बताइए, आप बताइए। चलिए, लग रहा है आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज इको कर रही थी बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है। तो देखो कीमोथेरेपी जो होती है, कीमोथेरेपी का मतलब मेडिसिन की मदद से किसी भी बीमारी को ठीक करने का प्रोसेस जो होता है वो कीमोथेरेपी कहलाता है। इसमें कौन कौन सी दवाई आती है? सबसे पहले हम लोग इसमें एक दवाई को जानते हैं जिसे हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एंटीपायरेटिक, अब आप सुनते जाइए समझते जाइए। एंटीपायरेटिक जो होती हैं वो मेडिसिन्स होती हैं जो फीवर को कंट्रोल करती हैं, यानी फीवर रिड्यूसिंग कहलाती हैं। जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो होती है वो एस्पिरिन होती है।
एस्प्रिन का नाम भी इसमें आता है, लेकिन एस्प्रिन को पेन किलर भी बोला जाता है ना। एस्प्रिन हो गई, उसके बाद पैरासीटामोल हो गई, पैरासीटामोल हो गई, तो ये पैरासीटामोल को भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसी के बाद आप अगर देखो तो फिनाइल ब्यूटाजोन भी यूज होता है। फिनेसिटीन का नाम भी याद रखो, मेरे हिसाब से फिनेसिटीन का नाम भी याद रखिए। इतनी दवाई याद रखिए, सफिशिएंट है। लेकिन यहीं पर आपको ये याद रखना, ये फीवर रिड्यूसिंग कहलाती है, फीवर को कंट्रोल करती है, फीवर रिड्यूस कर देती है। हाई फीवर में दी जाती है दवाई, फीवर रिड्यूस यानी फीवर को कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, एक बात ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज आपको बताऊं, पैरासीटामोल और एस्प्रिन का स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, पैरासीटामोल का मतलब हो गया पैरा एसिड एमाइडोफिनॉल, तो पैरा पोजीशन पर एसिड एमाइडो हो गया, पैरा एसिड एमाइडो हो गया, ये पैरा एसिड एमाइडो, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया पैरासीटामोल। ठीक है, इसे हम लोग पैरा एसिड एमाइडो फिनॉल के नाम से जानते हैं, जिसे पैरासीटामोल कहा जाता है। और एस्प्रिन को अगर आप नोट करोगे तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से, तो सैलिसिलिक एसिड तो ये बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर OH लगा देता हूँ तो सैलिसिलिक, H की जगह पर COCH3 लिख दूंगा, तो ये आपका कंपाउंड हो जाता है, आपका एस्प्रिन कहलाता है, एस्प्रिन कहलाता है, एस्प्रिन। और अगर यहीं पर C2H5 कर दूं तो फेनेसिटीन का नाम हो जाता है। तो इस तरीके से एंटीपायरेटिक्स की दवाइयां आप याद रखिएगा, ये फीवर को कंट्रोल करती हैं। अब यही दवाइयां, ये जो एंटीपायरेटिक होती हैं वो सभी दवाइयां एनाल्जेसिक भी होती हैं, एनाल्जेसिक भी होती हैं। अब एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। एनाल्जेसिक का मतलब होता है, एनाल्जेसिक का मतलब हो जाता है कि जो पेन को किल कर देती, पेन को रिड्यूस कर देती, तो पेन किलर्स के नाम से भी ये दवाइयां जानी जाती हैं। क्यों भाई दिलीप? पेन किलर के नाम से भी जानी जाती हैं। जैसे कि अब ये पेन किलर दो कैटेगरी में हो जाती हैं, एक तो नारकोटिक हो जाती है, एक नॉन नारकोटिक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं नारकोटिक लिख देता हूँ। नारकोटिक का मतलब होता है वो दवाइयां जो नशा भी करती हैं, स्लीपनेस भी पैदा करती हैं, दर्द को खत्म करने के साथ साथ। एग्जाम्पल के तौर पर ये नशीली दवाइयां होती हैं, जैसे मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, खांसी की सिरप में कोडीन मिला होता है, कोडीन सल्फेट मिला होता है, मैरिजुआना, हेरोइन, ये सब जितने नारकोटिक्स हैं। नॉन नारकोटिक मेडिसिन वो होती है जिनको खाने के बाद गाड़ी चला सकते हो। नॉन नारकोटिक्स जो होती हैं जिन्हें खाने के बाद आप गाड़ी वाड़ी चला सकते हो, जैसे अभी मैंने पढ़ाया एस्प्रिन हो गया, खा लो, कहीं पर भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनाल्जिन हो गया, पहले आती थी, एनाल्जिन हो गया, निम्सुलाइड हो गया, निम्सुलाइड हो गया, है ना, पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया। ये सभी मेडिसिन्स जो होती हैं कब काम आती हैं आपको मैंने बता दिया है। ठीक, अब इसके बाद आ जाती, देखो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्विक रिवीजन नोट्स हैं भावना। इसके बाद आ जाता है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, इस पर लिख लो कि एक क्वेश्चन आएगा एंटीसेप्टिक पर, ना आए तो मुझे बताना, 100% आना तय है। ठीक है दिलीप, लिख लो कहीं पर, आज अनुसर ने कहा है। ये वो होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करेंगे, आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग टिश्यूज, विदाउट हार्मिंग लिविंग टिश्यूज, कह दो, ऐसे कहो, लिविंग टिश्यूज। ठीक है, लिविंग टिश्यूज। भावना, निम्सुलाइड का फार्मूला तो मुझे भी नहीं पता, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। निम्सुलाइड दवाई का फार्मूला मैंने ध्यान नहीं दिया अभी तक, तुमने पूछा है तो देख करके बताऊंगा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने जो है ये दवाई अभी, निम्सुलाइड एक्चुअली में बंद भी हो गई है। निम्सुलाइड जो बंद होने का मतलब है कि बच्चों को नहीं दी जा रही, किडनी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए बच्चों को कभी देना भी मत। अगर आप दे रहे हो तो दीजिएगा नहीं। पैरासीटामोल के साथ में एसिलोफेनिक दे सकते हो, लेकिन ये मत देना। ठीक, ये दवाई जो बच्चों की किडनी खराब कर रही है, निम्सुलाइड। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताऊं, एंटीसेप्टिक जो होती हैं, अब इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम है आपको डिटॉल को याद रखना है। डिटॉल, अब ये डिटॉल में कौन कौन होता है, एक तो क्लोरोजाइलिनॉल होता है,
क्लोरोजाइलिनॉल होता है, जाइलिनॉल, और साथ में होता है टर्पिनियोल। ये पूछा भी गया है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिए, इनके फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, और अगर जरूरत पड़े तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल दोनों के फार्मूले जो हैं वो आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, इसलिए आप इनके लिए परेशान भी नहीं होइएगा कि सर कहाँ बने, कैसे बने, क्यों बने, ये सब आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। केवल कंपोजिशन पूछा जाता है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट याद रखिएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन, यहाँ ये भी है, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन की भी जरूरत पड़ती है। आयोडीन, आयोडीन, अब टिंचर ऑफ आयोडीन एक्चुअल में होता क्या है, 2 से 3% जो है वो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन होता है इन इथेनॉल। दारू में मिला दिया जाता है, टन से लगा दो और भन्न से सही हो जाता है। एक आपने लाल दवा भी सुनी होगी, लाल दवा सुनी आपने, लाल दवा। अब ये जो लाल दवा होती है वो KMnO4 होती है, KMnO4 पहले कुओं में डाली जाती थी, है ना। एक बार एक आपने सुना होगा पर हाइड्रॉल, सुना होगा, क्या सुना होगा, पर हाइड्रॉल भी सुना होगा आपने, पर हाइड्रॉल। पर हाइड्रॉल का मतलब होता है 30% H2O2 का सॉल्यूशन होता है, 30% H2O2 का सॉल्यूशन होता है। कोई जनाब कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, धोखे से लगा है लग रहा है, ठीक है। तो ये H2O2 का सॉल्यूशन भी यूज करिएगा। बोरिक एसिड का यूज कोई लोग बताओ कहाँ करते हैं हम लोग? बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आई वॉश में करते हैं, आई वॉश में करते हैं, आपको याद होगा, आंखें धुलने में किया जाता है ना। और इसको इन्फेक्शन में, इसे है ना, इन्फेक्शन कहीं पर रिमूव होता है उसमें किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ बातें हैं, वो सब जब बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। अब एक आपने सुना होगा यूरोट्रोपिन, मैंने पढ़ाया था यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो होता है, यूरोट्रोपिन मैंने बताया था कहाँ यूज होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन में जब इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन में फिर इसको प्रयोग में करते हैं हम लोग, ठीक है। 7th की बात करता हूँ, आपने सुना होगा हेक्साक्लोरोफिन, अगर ये नाम आपको याद है, हेक्साक्लोरोफिन, फिन में एफ भी बनाते हैं, पीएच भी, क्लोरो हेक्साफिन, हेक्साक्लोरोफिन, सॉरी, हेक्साक्लोरोफिन। ये सोप और क्रीम में एंटीसेप्टिक, जैसे आपने बोरोलिन आती है ना इस टाइप की, सोप एंड सोप एंड जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है बोरोलिन, एंटीसेप्टिक क्रीम, इसमें इसको यूज किया जाता है। ध्यान दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट केवल जो मुझे समझ में आ रहे हैं, है ना, एमाइल मेटा क्रिसोल भी यूज करते हैं, एमाइल मेटा, ऐसे बहुत सारे हैं, एमाइल मेटा क्रिसोल। इसको अधिकतर माउथ वॉश में यूज किया जाए, मुंह में जो बदबू आने लगती है बोलते बोलते, माउथ वॉश में इसको यूज किया जाता है, या गले में इन्फेक्शन हो जाए तब भी इसको यूज करते हैं, गार्गल करने में इसका यूज होता है, आयोडीन का भी यूज गार्गल में किया जाता है। सैलॉल अगर आपने सुना हो तो सैलॉल भी जो होता है वो क्या होता है, फिनाइल सैलिसिलेट होता है, फिनाइल सैलिसिलेट होता है, ठीक है, फिनाइल सैलिसिलेट। और एक होता है ऑयला विंटरग्रीन, ऑयला विंटरग्रीन दर्द पेन किलर होती है, यहाँ कहाँ गई, यहाँ पर ऑयला विंटरग्रीन भी रह गई। एक होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसे हम लोग आयोडेक्स में यूज करते हैं, आयोडेक्स में। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये OH होता है ना, तो यहाँ पर OCH3 लिया जाता है, सॉरी यहाँ पर OH लिया जाता है, और नीचे जो है यहाँ पर तो OH होगा, यहाँ पर COOCH3 ले लेते हैं, तो ये कहलाता है फिनाइल सैलिसिलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनाइल सैलिसिलेट कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड का कंपाउंड है। और अगर यहीं पर C2H5 ले लें तो वो नीचे वाला सैलॉल बन जाता है। केवल यही इतना ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता। तो एक तो ये आप ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आपको और बताने की कोशिश करूंगा, एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट, ये तो एंटीसेप्टिक पढ़ रहे थे ना हम लोग, इसी तरीके से एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट होते हैं। अब ये डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हमारे टिश्यूज के लिए हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया तो किल करते ही, लेकिन अभी हार्पिक थोड़ा घाव पे डाल लोगे, बोले यार हार्पिक डाल लो घाव सही हो जाएगा ना, और घाव जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। तो एंड जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं किल बैक्टीरिया करते हैं इमिडिएटली, मतलब पोछा ओछा में काम आते हैं, फ्लोर को, इंस्ट्रूमेंट पोंछने में, यूटेंसिल्स पोंछने में, सैनिटरी को साफ करने में एंड सो ऑन। फिनॉल जो होता है, फिनॉल है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, मॉइस्ट क्लोरीन है, ये सब चीजें यूज की जाती हैं, पता होंगी आपको डिसइंफेक्टेंट में। तो वो ये क्या करते हैं, किल बैक्टीरिया, यहाँ लिख दे किल द बैक्टीरिया विद हार्मिंग द टिश्यूज। ये टिश्यू को हार्म भी कर देते हैं, विद हार्मिंग टिश्यूज, टिश्यूज को हार्म भी करते हैं। इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, है याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ फिनॉल है। नंबर 2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ, एक आध बताओ, ब्लीचिंग पाउडर है, हाँ ब्लीचिंग पाउडर है। तीसरा अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप एक तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ले सकते हो, H2O2 भी ले सकते हो, ये दोनों का काम कर देती है ना। फुल ले लीजिए, मॉइस्ट क्लोरीन ले लेना, ड्रिंकिंग वाटर में काम आती है। चलो ये याद कर लेना, ये तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद चले आइए बच्चों, देखो एक चीज आपको जरूर बताऊं कि मैं रास्ता दिखा रहा हूं, रास्ते पे चलना आप लोगों का काम है, ये बात ध्यान देना। इसी के बाद एक टर्म होता है एंटीबायोटिक्स। भाई आप लोग मेहनत करिए और बिल्कुल तसल्ली के साथ करते रहिए। कारण ये है कि पीजीटी के एग्जाम ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जिस दिन होगा उस दिन आप ये मान लो कि बस धुआं होने ही वाला है। बहुत लंबा समय नहीं, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा अपडेट तो मेरे पास नहीं है, जब भी होगा बताऊंगा। फिर भी एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब जो जनरेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ लिख देता हूँ जनरेट फ्रॉम, कहाँ से होते हैं, जनरेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जनरेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड kill other microorganisms, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इसमें एग्जाम्पल में आ जाओ, एक तो आप पेनिसिलिन का नाम याद रखना, क्या नाम, पेनिसिलिन, CILLIN, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। ये निमोनिया में यूज होती है, ब्रोंकाइटिस में यूज होती है ना। इसका यूज कहाँ होता है, निमोनिया में। सही की निमोनिया की स्पेलिंग पता है, PNUE, ठीक है। न्यू हो गया, न्यूमोनिया, MONI, ये निमोनिया में यूज होता है। उसका इसका यूज ब्रोंकाइटिस में, मतलब लंग्स से जुड़ी हुई बीमारी जो होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलिए, एक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती हैं वो क्या होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। और ये अधिकतर टीबी के इन्फेक्शन, जो टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया का हो जाता है, मेनिजाइटिस का हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। और खासकर जो टीबी की दवाई बेटर जो है वो क्लोरमफेनिकोल है। तो यहाँ पर क्लोरमफेनिकोल एक ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज जो होता है खांसी ओसी में किया जाता है। मतलब इसका मेन दवाई इसकी टीबी की क्लोरमफेनिकोल ही बोली जाती है। क्लोरमफेनिकोल टीबी की मेन दवाई मानी जाती है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल, ये एक कॉमन एंटीबायोटिक होता है, टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल जो होता है,
टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल, ये अधिकतर जो है वो हमारे प्रोटोजोन्स, वायरस, बैक्टीरिया जो डिजीज होती है, टाइफस वो फीवर जो चल रहा था इसमें भी टेट्रासाइक्लिन ही काम कर रहा था। टाइफस फीवर जो था भी चल रहा था, लोगों के हाथ पैर में दर्द हो रहा था। तो हालांकि आजकल और भी मेडिसिन बहुत सारी आ गई हैं, सिफेक्जिम में आ गई है, तो सिफेक्जिम का अधिकतर लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये मेडिसिन आप याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये बताएं, एक होती है एनेस्थेटिक मेडिसिन। एनेस्थेटिक मतलब जो जिनको ड्रग से आपको बॉडी का सेंस जो है वो डाउन हो जाए, सेंस डाउन हो जाए। बिल्कुल सही, सही बात है, क्लोरामफेनिकोल आया होगा, अच्छी बात है दिलीप। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इससे आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं हर उस चीज को डिस्कशन करता हूँ जिस चीज से आपको फायदा हो। एनेस्थेटिक डिजीज, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक सही नहीं लिखा मैंने, ए एन एन ए ई एस होता है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक वो होते हैं जो बेहोशी लाने के काम आते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, बेहोशी लाने में जो मेडिसिन यूज की जाती है वो एनेस्थीसिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज्ड फॉर अनकॉन्शियसनेस, अन क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, अनसेंसिबिलिटी भी लिख सकते हो, इनसेंसिबिलिटी लिखे दे रहा हूँ, अनकॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन इन सेंसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड आप यूज कर लेना जो आपको समझ में आए, ठीक है, जो समझ में आए यूज कर लेना। और वाइटल फंक्शन स्लो हो जाते हैं, जो ऑपरेशन के टाइम पर अधिकतर इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक बात याद रखना। दूसरी चीज है कि एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, एक कॉमन होता है। तो जनरल में तो एनेस्थीसिया में वही हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, आजकल तो ईथर ही, हेलोथेन ही यूज किए जा रहे हैं। और यानी कि जनरल एनेस्थीसिया जो होती है, जो लंबे ऑपरेशन होते हैं, जो लंबे 2-2 घंटे चलने वाले ऑपरेशन होते हैं, उन्हें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल, जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। और ये जो होती है लंबे ऑपरेशन में यूज होती है, जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म का नाम आता है, क्लोरोफॉर्म का, लेकिन इसका यूज नहीं किया जा रहा है इस समय। इस समय ईथर का यूज किया जा रहा है, ईथर्स का यूज किया जा रहा है, ये इस समय ज्यादा यूज हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद सोडियम पेंटोथल भी यूज हो रहा है, वो भी बहुत कम हो गया, फिलहाल ईथर ज्यादा हो रहा है। एक होते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है NSANAES, एनेस्थीसिया। तो लोकल जो एनेस्थीसिया होते हैं, ये एनेस्थीसिया केवल उतने ही पार्ट को सुन्न कर देते हैं जितने में आपका ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ये पेन को वहां खत्म कर देते हैं, मतलब कनेक्शन ही काट दिया, जैसे स्प्रे टाइप का होता है, इथाइल क्लोराइड मार दिया खट से कहीं, अगर आपका जैसे हड्डी जोड़नी है तो वहां पर इथाइल क्लोराइड का स्प्रे मार दो, तो जैसे इथाइल क्लोराइड स्प्रे मार सुन्न हो जाएगा, लगेगा ठंडा हो गया है स्प्रे फॉर्म में, है ना। उसी तरीके से इंजेक्शन अगर लगाना तो प्रोकेन का इंजेक्शन लगा दो, प्रोकेन, प्रोकेन का इंजेक्शन लगा दिए, सुन्न हो जाएगा, उतना ही हिस्सा बाद में काट पीट के निकाल दो उसमें, है ना। तो इसी तरीके से ऑर्थोकेन का इंजेक्शन भी लग जाता है, यूकेन का इंजेक्शन भी लग जाता है। बहुत सारे डॉक्टर, अब मैं नहीं हूँ, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम का फर्क रहता है। मतलब लंबा ऑपरेशन होना है तो जनरल एनेस्थीसिया दी जाएगी, और छोटा ऑपरेशन होना है तो फिर लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लोकल का मतलब उतने पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करेगी, पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करती है। अब दूसरी बात, एक चीज और आ जाती है जिसका नाम है ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर वो मेडिसिन्स होती हैं, QUILIZER, ट्रैंकुलाइजर। अब ट्रैंकुलाइजर जो होती है, ये वो मेडिसिन होती है जो हमारे माइंड को रेस्ट देती है ना, जो हमारे माइंड से जुड़ी हुई बीमारी को, साइकोथेरेपेटिक इफेक्ट जिनका रहता है ना, तो वो कहलाती है ट्रैंकुलाइजर। तो ये वो केमिकल होते हैं जो हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं। तो chemicals used to reduce mental स्ट्रेस को ये कम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर।
इस बात को भी आप हमारी ध्यान दीजिएगा। ठीक है समर भाई, अब दूसरे आगे बढ़ लेते हैं। इसी तरीके से इनमें एक नाम भी ट्रैंकुलाइजर के 2-4 आपको याद रखने हैं। जैसे रेसरपाइन से ड्रग जो होती है, रेसरपाइन ड्रग होती है, तो यहाँ लिख लीजिएगा रेसरपाइन। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक आपने सुना होगा एक कौन सी दवाई आती है जिसे अधिकतर लोग खाते भी हैं, नाम भूल गया हूँ इस समय। चलो खैर, एक दवाई आती है जिसे खाते, ल्यूमिनल एक याद रखिएगा, मैं नाम एकदम नहीं याद आ रहा है। ल्यूमिनल एक याद रखिएगा, एक इक्यूनल याद रखिएगा, इक्यूनल याद रखिएगा, एल्प्राजोलम, हाँ अधिकतर एल्प्रॉक्स के नाम से आती है, एल्प्राजोलम एल्प्रॉक्स के नाम से आती है ना। इसी तरीके से और भी डाइएजिपाम आती है, डाइएजिपाम, डाइएजिपाम। डाइएजिपाम का मतलब होता है, ये भी थोड़ा घबराहट जब हो रही है तो डाइएजिपाम दी जाती है ना, मतलब थोड़ा लगता है कि कहीं गिर ना पड़े, इस तरीके से तो डाइएजिपाम दी जाती है। तो ये मेंटल स्ट्रेस को, और इक्विनल जो होती है, इक्विनल जो होती है वो इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है, इक्विनल जो होती है वो इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। इक्विनल होती है, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लो, UQUI, EQUINL, इक्विनल एक इम्पोर्टेंट ड्रग मानी जाती है मेंटल स्ट्रेस को कम करने में। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर में याद रखिएगा। अब ऐसे ही होती हैं कुछ दवाई हिप्नोटिक भी होती है। हिप्नोटिक का मतलब होता है जिन्हें खाने के बाद एकदम नींद आ जाती है, वो हिप्नोटिक हो जाती हैं, वो हिप्नोटिक मेडिसिन कहलाती हैं। अब एंटी मलेरियल भी याद रखना पड़ेंगे आपको, तो हैंडी बना लो आप, एंटी मलेरियल, लवेरियल ना लिख लेना, एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल ड्रग जो हमारे अंदर प्रोटोजोन्स डेवलप हो गए हैं, जिन्होंने मलेरिया जो हुआ है प्रोटोजोन से ही तो होता है, तो प्रोटोजोन को जो किल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एंटी मलेरिया, मतलब मलेरिया के अगेंस्ट जो लड़े। ठीक, तो अब इसमें प्लाज्मोडियम बाइवेक्स इसका मेन होता है, उसी को किल करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो कहलाती है, जैसे प्राइमाक्विन हो गई, क्लोरोक्विन हो गई, प्राइमाक्विन हो गई, प्राइमाक्विन हो गई, आपने क्लोरोक्विन का नाम तो सुना ही होगा, क्लोरोक्विन हो गई, ये सब दवाइयाँ मलेरिया को ठीक करने में यूज की जाती हैं। ठीक है, इसी के बाद आप लोग एक एंटासिड भी पढ़ते हैं। एंटासिड पकौड़ी समोसा खाने के बाद जो पेट में गुड़गुड़ाहट, घड़घड़ाहट ये सब हो जाती है, और उसको दूर करने के लिए पहले पकौड़ी समोसा खाया, एसिड रिलीज करा बॉडी ने कि पचाओ पचाओ पचाओ, नहीं पच पाए तो उसने आंत पे इफेक्ट कर दिया। जैसे ही आंत गड़बड़ हुई तो दैया मर गए, दर्द होना शुरू हो गया, वो एंटासिड हो गई। तो वो एंटासिड अब क्या करेगी, जाकर के जब आपने एंटासिड खाई तो अंदर जाके जो एक्सेस ऑफ एसिड बन गया ना, जो पेट में दर्द कर रहा है, उसको खत्म कंट्रोल कर देगा। अब ये कॉमन एंटासिड कौन कौन से हैं वो आपने सुना होगा कि एक तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अल्जल के नाम से भी आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्जल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मत पी लेना गुस्से में आके, बोले बहुत तेज सब पेट में दर्द है, NaOH पी लो, बता लो खत्म है, पेट फट गो। तो ये चीजें ध्यान देना पड़ेगी आपको। कैल्शियम कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हो, मिल्क भी यूज कर सकते हो, मिल्क भी एक अच्छा एंटासिड माना जाता है। ठंडा दूध अगर आप पीजिए, ये कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड मिल्क भी एक एंटासिड ही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर इससे नहीं आराम मिले डॉक्टर साहब, तो फिर आप रेनिटिडीन जिंटेक के नाम से आती है, तो रेनिटिडीन को खाइए। फिर भी नहीं आराम मिले तो ओमेप्राजोल निहारबू खानी, खाली पेट खाई जाती है, खाली पेट खाना है, और खाली पेट सुबह शाम खाओगे एकदम टनाटन हो जाओगे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक, आपने समर लिखा है सर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, शार्प एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अभी आपसे एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप समय दीजिए, अभी आपसे बात करके ही जाऊंगा, पहले नहीं जाऊंगा, ये समस्या आपके निपटाऊंगा, इस समझ गए ना। उसी के बाद आपको क्या करना है, एक और दवाई पढ़ना जिसका नाम है एंटीहिस्टामीन, यहाँ लिख देता हूँ एंटीहिस्टामीन। ये जो एंटीहिस्टामीन होती है ये एक्चुअली में एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। क्या करती है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल एलर्जिक
एलर्जिक रिएक्शंस, ये एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा सीपीएम को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सीपीएम, क्लोरोफेनरामीन जिसे बोलते हैं सीपीएम, हाँ, क्लोरोफेनरामीन के नाम से जानी जाती है और ये एबिल के नाम से आती है। मार्केट में एबिल के नाम से ये दवाई खूब आती है। इसी तरीके से एक सिट्राजीन भी आती है, सिट्राजीन। ये सिट्राजीन मेडिसिन भी जो है वो हमारे बॉडी में काम करती है और ये हमारी एंटी जो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल कर लेती है सिट्राजीन। तो आज के टाइम पर अधिकतर लोग सिट्राजीन को ही एंटी एलर्जी का, जैसे आपने कहा बोले भैया खांसी भी आ रही, जुकाम भी हो गया, छींके भी आ रही, तो बोले ऐसा करो इन्हें एक लिवोसिट्राजीन दे दो। अब लिवोसिट्राजीन जब खाई साहब तो फिर आराम मिल गया। तो इस तरीके का मतलब है कि ये मेडिसिन जो होती हैं वो कैसी होती है, एंटी एलर्जिक होती हैं, एलर्जी को कंट्रोल करने वाली होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा और अगर ये याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इन्होंने जो वर्ड पूछे हैं एक चीज़ आपको और बता दूं, फिर आगे इनकी बात पूरी कर दूंगा, फिर आगे हटूंगा। देखो एक होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग भी होती हैं। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, सभी भाई बहन हमारे जानते हैं कि जो फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को जो कंट्रोल करते हैं वो कहलाती हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाती हैं। ये ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोन, ये एक्चुअली में सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन लेडीज के हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एंड साथ में क्या होता है ईस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन का मिक्सचर होता है और ये फर्दर प्रेगनेंसी को होने नहीं देता है। तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में जैसे आपने बहुत सारी आती हैं, ओवरऑल एल के नाम से आती है, ओवरऑल एल के नाम से आती है, पहले एक आती थी सहेली के नाम से आती थी मेडिसिन, पर्ल के नाम से भी, PARL पर्ल के नाम से भी मेडिसिन आती है। इन सभी में सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन हुआ करते थे जो मतलब हमारे बॉडी के अंदर होने वाली जो स्पर्म और ओवा के बीच के कॉम्बिनेशन न हो पाए उससे पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दें, इसके लिए इसका यूज किया जाता था। तो ये हो गई हमारी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब इसके बाद आपको एक चीज और भी बताना बहुत जरूरी बन जाता है कि जितनी ये ड्रग्स जो होती हैं ये हमेशा अंडर द डॉक्टर की गाइडेंस में ही खाई जाती है। इन्हें मॉर्निंग पिल्स के नाम से भी बोला जाता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कहीं पूछा भी गया मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से भी ये दवाइयाँ जानी जाती हैं। इनके अंदर जो होता है नॉर इथिडोन है ना, नॉर इथिडोन टाइप का एक हार्मोन होता है, सिंथेटिक हार्मोन, वो इसके अंदर होता है। ठीक है, ये सब बातें हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज आपने जो पूछी है, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो एक पर्टिकुलर बीमारी पर ही काम करती हैं, जो एक पर्टिकुलर बीमारी पर ही काम करती हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो किसी भी बीमारी पर एंटीबायोटिक काम कर जाए, वो कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ध्यान दीजिएगा, जैसे पेनिसिलिन है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, ओफ्लॉक्सासिन जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे कोई भी बीमारी है तो ओफ्लॉक्सासिन दे दीजिए, हम तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओफ्लॉक्सासिन जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन किसी भी बीमारी में यूज की जा सकती है। जब बुखार है, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब समस्या बहुत है, डॉक्टर साहब को नहीं समझ में आया तो उन्होंने पहले कॉमन दवाई लिख दी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डाल दी कि भाई इसे खाइए, कल हम देखते हैं, चेकअप करा लें। फिर आपको पता लगा बीमारी कुछ और निकली, फिर उन्होंने खट से चेंज की और दवाई बना दी आपको कौन सी, नैरो स्पेक्ट्रम लेगी, कि पर्टिकुलर बीमारी में ही काम करेगी। तो नैरो स्पेक्ट्रम की बात हम लोग करेंगे, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपने टर्म पूछा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इफेक्टिव होती है
एक पर्टिकुलर जैसे मतलब जो वेरियस कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव मतलब वो स्ट्रेन के प्रति जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जो स्ट्रेन के प्रति कलर प्रोड्यूस नहीं करते उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो उन पर वो दवाई फिर काम करती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है, ठीक। और दूसरी चीज आपको मैं बताता हूं कि दो तरीके की एंटीसेप्टिक भी होती है, एक बैक्टीरिसीडल होती है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। सीडल का मतलब होता है किल करना, कहीं पर नोट कर लेना, बैक्टीरिसीडल अलग से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं आपको अलग से बताने की कोशिश पूरी करता हूं, अलग यहाँ पर नोट करके बता दे रहा हूं। एक होते हैं बैक्टीरिसीडल, है ना, बैक्टीरिसीडल, सीडल। और बैक्टीरिसीडल का मतलब होता है, सीडल का मतलब होता है किल करना, सीडल का मीनिंग हो गया किल करना, जो बैक्टीरिया को किल कर दे वो बैक्टीरिसीडल। और है ना, किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया मतलब अंदर ही लाशें छोड़ दी उसने, मार दिया अंदर बैक्टीरिया, लाशें घूम रही हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होती है हमारे पास में बैक्टीरिसीडल की, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई जो होती है, ये दवाई क्या करती है, ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअल में क्या होता है कि दवाइयाँ की नॉलेज हम लोगों को है, लेकिन एक्ट रैंडम कौन सी दवाई यूज करनी यही नहीं जानते हैं। और जैसे क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेन किलर दो तरीके की होती है, एक नारकोटिक होती है, नॉन नारकोटिक। मैं आपको एक बहुत घटना बताता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मेडिसिन से जुड़ा भी रहा हूँ और जानकारी थोड़ी है, डॉक्टर नहीं हूँ, जानकारी है। जैसे कि मैंने अभी बीच में कहीं पर ये एनाल्जेसिक बताई आपको, एक बताई आपको नारकोटिक और एक बताई नॉन नारकोटिक। जो नारकोटिक एंड पेन किलर है, इसका डॉक्टर यूज कब करता है, इसका यूज डॉक्टर या तो ऑपरेशन के टाइम पे करता है, या डिलीवरी, लेडीज में जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय यूज करता है, जिससे कि इन दवाइयों से उसके पेन को कंट्रोल कर सके। या फिर क्या होता है, अधिकतर गांव में बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं, गए बोले साहब मरे जा रहे हैं, मर जाएंगे, अभी पेट में दर्द, साहब मेरे पेट फाड़ा रहो। तो इस तरीके जब दर्द बहुत तेजी से होता है, अनकंट्रोल्ड पेन होता है, तो डॉक्टर साहब के पास कोई दवा नहीं बचती है, फिर वो नारकोटिक का इंजेक्शन लगा देते हैं, मरीज चुपचाप सो जाता है एकदम से। तो उनके घर वाले क्या कहते हैं, बड़ा भैया आराम मिलो, लैया बढ़िए रहो, ये सोई को चुप्पा घरे बहुत परेशान करे। तो क्या होता है कि उस समय इन मेडिसिन का ही, ये नारकोटिक का ही काम होता है। डॉक्टर साहब ने केवल 10 रुपए का इंजेक्शन लगा के और सब बिल एक बड़ा सा बना दिया 10,000 का। बोले साहब बताओ जान बच गई ना बच गई, घरे ले रहे थे, सुबह तक खत्म हो जाते थे। तो ना, ऐसा नहीं, उन्होंने केवल आपको तसल्ली दी। अब वो सुबह आएंगे, उठेंगे, ब्लड चेक कराएंगे, समझेंगे, फिर आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। तो नारकोटिक का यूज होता है एट रैंडम आपकी बॉडी को कंट्रोल करना। और नॉन नारकोटिक वो होती है जनरल, चलते फिरते यार यार सिर में दर्द होने लगा एंड सो ऑन, और फिर वो दवाई खाई जाती है, वो कहलाती है आपकी कौन सी, वो कहलाती है नॉन नारकोटिक। कभी भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन नारकोटिक खाने के बाद भैया गाड़ी ना चलाइएगा, नहीं फिर पता लगा तुम गाड़ी में लद के जा रहे हो, थोड़ी देर में कंडीशन बदल जाती है। इस चीज का ध्यान दी। बैक्टीरिया को जो किल करे वो मैंने आपको बता दिया, तो ये डिटेल स्टडी मैंने आपको बता दी। विटामिन भी किसी समय बता दूंगा, और प्रिजर्वेटिव्स भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं, जनरल बात मैं कह दे रहा हूं अपनी, प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड होता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलो, तो थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा और उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन विटामिन के बारे में करना है, और थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक, कैसा लगा क्लास आज आपका? प्रिजर्वेटिव भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फिर बात करते हैं।